नायरा स्टडी अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है। आज इसका हम पेपर सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं और उसके बाद जिस तरह से हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं उसके बाद सीरीज की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह से आज भी हम लोग ये जो आपका पेपर हो जाता है इसको सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप ये पेपर सॉल्व करके जाते हैं और अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये बताया। यानी जो पृथ्वी है वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, ये किसने बताया है? तो इसमें आपको हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या सीवी रमन ने बताया है, या आइजैक न्यूटन ने बताया है, या एस.एन. बोस ने बताया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? आइजैक न्यूटन, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और आपको अच्छे से पता है जो पृथ्वी है वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल मान लें, जैसे पेड़ में फल लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो फल कहाँ पे गिरेंगे? तो वो फल जो है वो जमीन में गिरेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आसमान की तरफ चले जाते हैं क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, वो फलों को अपनी तरफ खींचती है ना। इसी तरह आप मान लें जैसे आपने फुटबॉल को आपने पैरों से ऊपर की तरफ किया और उसके बाद वो बॉल क्या है वो नीचे की तरफ ही गिरता है। वो क्यों होता है? तो यानी वो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो केंद्र से कार्य करता है। कहाँ से कार्य करता है? जो मतलब वर्क करता है वो केंद्र से करता है और प्रत्येक वस्तु तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी जो कोई भी चीज होती है उसको वो अपनी तरफ खींच लेती है। कौन? तो पृथ्वी। तो इसको किसने बताया? तो आइजैक न्यूटन ने बताया। ठीक है, कुम्हार के चाक की गति होती है तो कैसी होती है? घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, दोलन गति होती है। कौन सी गति होती है? अब आप अगर इसमें कंफ्यूज होंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सब ऐसा लग रहा है आंसर तो सभी है। ऐसे नहीं होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही लगा करता है। ऐसा लग रहा है ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, मगर होता तो एक ही सही है ना। तो जो कुम्हार का चाक होता है वो कैसे गति करता है? तो देखिए, जो चाक होता है वो इस तरह से बना होता है और ये अपनी कीली पे क्या होता है, अपनी कीली पे ये घूमता है। ठीक है, तो जब ये घूमता है तो यानी ये क्या कहलाता है? अभी आप समझ चुके होंगे। तो ये घूर्णन गति कहलाता है। क्यों? क्योंकि अपनी कीली पे और चारों तरफ वो वृत्त, चारों तरफ वो घूम रहा होता है। तो ये क्या होता है? घूर्णन गति। अब जैसे आप इसके एग्जाम्पल ले लें, फिर हम ये पॉइंट्स हैं इनको भी हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जो जैसे तूफान है ये भी घूर्णन गति का ही उदाहरण हो जाता है। जैसे पंखे के जो ब्लेड होते हैं, जो छत वाला पंखा है और वो कीली पे टंगा होता है और जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं वो घूमती हैं, मगर काहे पे घूमती है? अपनी कीली पे घूम रही है ना। तो वो चीज हो जाती है। और पहिया और पृथ्वी का जो है सूर्य की परिक्रमा, ये हो जाती है किसकी हो जाती है? तो घूर्णन गति के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति जो हो जाती है जो एक सीधी रेख में, यानी इस तरह से एक सीधी रेख में चलती है तो क्या हो जाता है? सरल रेखीय गति हो जाती है। और जैसे गाड़ी चल रही है तो रोड पे क्या है? सीधी रोड पे चल रही है तो वो सरल रेखीय गति हो जाती है। वृत्तीय गति यानी वृत्त पे गति हो रही है तो वृत्तीय गति कहलाती है ना। और दोलन जैसे झूला है ना, तो अपने मेन पॉइंट पे आके मुख्य बिंदु पर आके फिर वो दूसरी तरफ जाता है, फिर वो अपने मुख्य बिंदु पर आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। यानी झूला ऐसे ही तो झूलते हैं ना। तो जैसे और घड़ी का पेंडुलम हो जाता है तो वो भी अपने आता है, फिर उसके बाद क्या करता है? आकर वहां पे अपने मेन बिंदु पे आ जाता है, फिर मेन बिंदु से फिर जाता है, फिर उसके बाद मेन बिंदु पे आता है। यानी ये कौन सी गति
प्रॉब्लम गति हो जाती है। लेकिन जो इसका उदाहरण यानी कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है, तो घूर्णन गति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए लाइक जरूर किया कीजिए और आप वीडियो भी शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेनिफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपके फ्रेंड्स के भी बेनिफिट होना चाहिए। तो सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है, जो सामान्य वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई की बात यहाँ पे हो रही है। तो चीजों को समझिए, जैसे 0.5 मीटर से 1.0 मीटर होती है, या 1.0 मीटर से 3.0 मीटर होती है, या 3.0 मीटर से 30 मीटर होती है, या 30 मीटर से अधिक होती है। तो जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड आंसर हो जाता है, कौन सा, 3.0 मीटर से 30 मीटर हो जाता है। यानी कौन सा, तो सामान्यतः वृक्ष की लंबाई जो हो जाती है वो आपकी हो जाती है 3.0 मीटर से 30 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है जो आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है, अब 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपका हो जाता है अवशेषी अंग होते हैं तो अति आवश्यक होते हैं, है ना। अब अवशेषी अंग कैसे होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अवशेषी अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अति आवश्यक है या आवश्यक है यानी जरूरी है, अनावश्यक है जरूरी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, या मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि अवशेषी अंग होते क्या हैं, तभी तो आप इस पर टिक कर पाएंगे कि यह जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो अवशेषी अंग उनको कहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते। पहले थे वो अंग, लेकिन अब वो अंग नहीं है, क्योंकि उनका यूज नहीं था कोई, तो उनका जब यूज नहीं, वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आते गए, वो विलुप्त हो गए। ठीक है ना, तो अवशेषी अंग उनको कहते हैं। तो जैसे आपको हो जाता है आंख के निवेशक पटल, ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, तो अवशेषी अंगों में आते हैं। जैसे कण पलक की पेशियां हो जाती हैं, पुच्छ हो जाता है, और पुच्छ तथा कशेरुका की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अवशेषी अंग वो होते हैं भाई, अगर जरूरी होते तो उनको क्या होते हैं, वो होते हैं भी, हम उनका यूज कर रहे होते हैं। जैसे भाई हमारे हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, तो ये सब क्या है, ये जरूरी है तो है ये, यानी आवश्यक है। अब जब नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं था, तो मतलब कैसे हुए, तो फिर अनावश्यक हो गए, है तो ठीक, नहीं है कोई बात नहीं, है ना। तो ये अनावश्यक यहाँ पे हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं तो ठीक नहीं है, भाई मतलब किसी काम के ही नहीं, काम के मतलब जब कभी हमारी कोई हेल्प ही नहीं करते कभी, तो ठीक है, उनसे दोस्ती भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि कभी वो हमारे काम ही नहीं आए, है ना, वही वाली चीज हो जाती है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चंस को समझे, कोई चीज को जाने, तो अपनी जो लाइफ है, जो अपना जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, उससे रिलेटेड आप चीजों को जोड़ लें, और चीजों को जोड़ने के बाद आप चीजों को जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जो ट्रिक बनती है वो कैसे बनती है कि जिसमें आप भूले ना, और इसी तरह से कोई चीज ट्रिक में जोड़ ली जाती है ना, जो हमारे जीवन में वो चीजें हो रही होती हैं, तो वो हम क्या करते हैं, कभी हम भूलते नहीं है। कितना भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाए, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे एक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, है ना, और प्रोटॉन की खोज किसने की। तो इस तरह से एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, आप बहुत अच्छे से उसको कभी आप भूलेंगे ही नहीं। हम तो भाई कभी जब से हमको पता होगा, हम तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होते हैं। तो हम ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, या जो हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम ट्रिक लेकर आते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, जहाँ पर ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो आपती लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है उनको भी देख लेते हैं, और आपका ये पेपर इस तरह से सॉल्व हो जाए।
चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको हमने बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझाया है और वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो ये जो 2022 का साइंस का पेपर है, इसको सॉल्व करते हुए अतिलघु टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है कवक है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है और पैरामीशियम है। तो ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे जो होते हैं ना, सभी हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी क्यों कहलाते हैं? तो स्वयंपोषी का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। कुछ ये होते हैं जो अपना भोजन किसी पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद से ही बना लेते हैं। तो पेड़ पौधे यही करते हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख भी लें, क्योंकि हरे पौधे सूर्य की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, जो किसी पर निर्भर होते हैं वो परपोषी होते हैं। यानी उत्पादक और उपभोक्ता में प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ उन शाकाहारी को खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और वो जो छोटे मांसाहारी होते हैं उनको बड़े मांसाहारी खाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो अपघटक, यानी जो पृथ्वी की सफाई करता है, पर्यावरण की सफाई करता है, वो अपघटक कहलाता है, यानी सड़े गले पदार्थों को खाने वाले। ठीक है। और ये सभी एक एक जो पॉइंट हमने बताया सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरामल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी यानी ब्राउन शुगर को केरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। अब आपने सुना होगा केरामल आखिर क्या है, और है क्या? वही बनी हुई भूरी चीनी, है ना। उसके बाद है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल के अवशोषक हॉल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। भाई आप सिनेमा हॉल गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें कुछ इस तरह से बना दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर वरना वहीं पे आवाज़ गूंजती है ना, सिनेमा हॉल के अंदर ही आवाज़ गूंजती। और ऐसे ये हॉल, ये जो बने हुए होते हैं सिनेमा हॉल में, ये हॉल बने होते हैं यानी छोटे छोटे। तो ये अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार होता है, यानी हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाया जाता है तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ भी लगाया जाता है। प्रतिध्वनि और गूंज में अंतर क्या है? तो प्रतिध्वनि देखिए किसको कहते हैं? प्रतिध्वनि जो हमें आवाज़ वापस सुनाई पड़े। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में कहीं जाए, मान लीजिए आप कोई पहाड़ी इलाके में घूमने गए हैं अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। मान लीजिए कोई राम नाम का कोई एक लड़का है जिसके साथ आप गए हैं, या सीता नाम की कोई लड़की है, तो आपने उसको कहा सीता, तो वो जाएगा पहाड़ों, यहाँ पे सीता टकरा के पुनः वो आवाज़ आपके पास वापस आ जाएगी। यहाँ पर आप खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो फिर से यहाँ पे आपको सुनाई पड़ेगी। ये हो जाती है प्रतिध्वनि। और गूंज क्या होती है? जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब दरवाज़ा आपने बंद कर लिया और उसके बाद उसी में आप बोलेंगे, तो आप जो बोलेंगे वो आपको वही ऐसे लगेगा बहुत सारा मतलब गूंज गई चीज़ें, है ना। तो बहुत बार वो सुनाई पड़ती हैं गूंजी हुई चीज़ें, तो उसको गूंज कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो प्रतिबिंब द्वारा। यदि प्रतिबिंब समान आकार का है तो दर्पण समतल होगा, छोटा व आभासी है तो उत्तल होगा। अवतल दर्पण में देखने पर वस्तु सीधी तथा बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरह से आप पहचान कर लेंगे
शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाएं। तो ऊतक का नाम यहाँ पे आपका हो जाता है सर्कोप्लाज्म, केंद्रक, सर्कोलेमा, ये आपका हो जाता है ऊतक। और इस तरह से आप इसका चित्र बहुत ही आसानी से बना देंगे। कितना आसान है ना? ये चित्र आप बनाना सीख लें। एड्स के कारण व रोकथाम पर चर्चा कीजिए। तो कारण क्या है आखिर इसका जो एड्स रोग हो जाता है? तो एड्स यानी HIV नामक विषाणु से ये होता है। संक्रमण के 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होता है कि विषाणु परिवेश में यानी जो शरीर में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और HIV पॉजिटिव व्यक्ति कई वर्षों 6 से 10 वर्ष तक सामान्य प्रतीत होता है और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। यानी इस तरह का जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, 6 से 10 तक तो यानी हो गया, उसके बाद में 6 से 10 तक तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जैसे सभी लोग जीते हैं, लेकिन ये है दूसरों को मर्ज देने के लिए वो हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ कहने का मतलब ये होता है कि हाँ उनके द्वारा दूसरों में वो चीज़ फैल सकती है। और उसके बाद है यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता तथा धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता रहता है। कुछ वर्षों बाद 6 से 10 वर्ष यह स्थिति हो जाती है कि शरीर आम रोगों के कीटाणु से अपना बचाव नहीं कर पाता और ये तरह तरह का संक्रमण इन्फेक्शन से ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। ठीक है ना? और इसके कारण क्या हैं? इसमें देखिए कारण ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है, कारण बहुत से हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, HIV संक्रमित सिरंज या सुई दूसरे के प्रयोग करने से, है ना? और HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के बाद शीघ्र बाद, HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से। एक बार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ जीवन भर का संक्रमण एवं दर्दनाक मृत्यु। यानी एक बार अगर एड्स हो जाता है तो दर्दनाक मौत ही मिलती है, वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए इससे बचाव रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जीवन साथी के अलावा किसी से यौन संबंध नहीं रखें। यौन संबंध के समय निरोध प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग ना करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को यह रोग लग सकता है। और रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त ना लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच के रक्त की ही ग्रहण करें। और डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही उपयोग में लें तथा दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में यानी क्या हुआ, लिया हुआ ब्लड पत्ती काम में ना लें। जैसे जांच होती है तो वो पत्ती यूज़ की जाती है तो वो पत्ती यूज़ ना करें, है ना? उसके बाद है जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। जलीय पौधे ऐसे पौधे हैं जो जलीय वातावरण, खारे पानी या मीठे पानी में रहने के अनुकूलित होते हैं। भाई जलीय मतलब जल के लिए अनुकूल है। जहाँ पे जैसे जल है तो जलीय है तो जल के अनुकूल, स्थलीय है तो स्थल के अनुकूल, है ना? तो इस तरह से होता है। उन्हें शैवाल और अन्य माइक्रोफाइट्स से अलग करने के लिए हाइड्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। कुछ हरे पीले छितरे हुए पत्ते वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं जैसे हाइड्रा। कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते हुए मिलेंगे जैसे जलकुंभी। इसके अलावा आपके परिचित कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे भी मिलेंगे जिसका आधा भाग पानी में डूबा हुआ होता है और आधा सतह के ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। अब जलीय पौधे की जड़ें हल्की एवं पंखदार होती हैं क्योंकि उन्हें पौधों को सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती। जलीय पौधों की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए विशिष्ट होती हैं। स्थलीय रूप से जलमग्न जलीय पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पानी से सीधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सुचालक क्या होता है? जैसे जिस चीज़ में आप इस तरह से समझ लें कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सके उन्हें सुचालक कहते हैं। यानी आप जैसे बिजली का तार है, वहाँ पे अगर आपका बाई चांस हाथ
टच हो गया तो आपको करंट लग जाएगा। या आपने लोहे का कोई सामान पकड़ा हुआ है, लोहे की कील पकड़ी हुई है और वो उसमें टच हो गई, यानी आपको करंट लग जाएगा। या आपने गीली लकड़ी पकड़ रखी है तो आपको करंट लग जाएगा। एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट या तांबा ऐसा कोई चीज़ है तो आपको करंट लग जाएगा। पकड़े हुए हैं और उसमें विद्युत तार में आपका हाथ लग गया। अब आप समझें कि जैसे सूखी लकड़ी आपने पकड़ रखी है, ठीक है, और बाई चांस वो चलते हुए जैसे विद्युत प्रवाह हो रहा है और उसमें आपका हाथ लग जाता है, यानी लकड़ी वो लग जाती है, आपने हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है, तो क्या करंट लग जाएगा? नहीं लगेगा। प्लास्टिक है, अब आपके प्लास में जो प्लास होता है ना, उसमें प्लास्टिक चढ़ी होती है तो उसके द्वारा तारों को आप जोड़ सकते हैं। चलती हुई लाइट से तार जोड़े जाते हैं लेकिन उसमें करंट नहीं लगता है। और कांच हो जाता है, कागज़, अगर कागज़ उसमें टच हो जाता है तो क्या करंट लगता है? नहीं लगता है। तो बस इस तरह से आप समझ लें कि सुचालक यानी उसमें करंट आ जाता है, कुचालक मतलब नहीं। तो बस ये समझ ले कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक कहलाते, और जिनमें प्रवाहित हो जाती है यानी करंट आ जाता है वो सुचालक होते हैं। फिर है चंद्र ग्रहण, यानी जो चंद्र ग्रहण है उसको आप चित्र के माध्यम से समझाएं। तो चंद्र ग्रहण का मतलब कैसे क्या है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। सूर्य क्या होता है? सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है। क्या होता है? सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे अपनी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगें कि एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। इस ज्योमेट्रीय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र संधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति और यहाँ पे है स्थिति पर निर्भर है। चांद के इस प्रारूप को ब्लड मून भी कहा जाए। चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो जाते हैं। किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत जो पृथ्वी के अपेक्षाकृत छोटे भाग में ही दिख पाता है। चंद्रग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष में किसी भी भाग में देखा जा सकता है जहाँ चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान में केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है, वहाँ चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों में होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आँखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वला पूर्ण चंद्र से भी कम होती है। अब यहाँ पे आपने देख लिया किताबी भाषा। अब आपको लगा होगा मैम कितना टफ है, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप ये देखें, एक ट्रिक बताते हैं चंद्र ग्रहण की कि चप्पू आप याद कर ले। चप्पू जो नाव चलता है तो उसमें एक छोटा जैसे ये नाव होता है, इसमें कोई बैठा हुआ होता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ होता है तो इसको एक चलाता है इससे, तो ये चप्पू इसको समझ ले, ठीक है। तो ये चप्पू है, यानी चा से चंद्रमा और पू से पूर्णिमा को, पा से पूर्णिमा को घटित होता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में आसू से याद रख लें, आसू, आसू, अमावस्या को सूर्य ग्रहण, ठीक है, ये याद रख लें। अब होता इसमें क्या है कि जो सूर्य होता है वो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन तब्दीली किस में होती है? पृथ्वी और चंद्रमा में तब्दीली होती है। तो ये सूर्य हो गया, ठीक हो गया। अब सूर्य, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। यही तो है ना। तो बस इतनी सी कहानी है, बाकी कोई कहानी इसकी है ही नहीं। तो आप इतना इस तरह से लिख दें कि कब होता है और कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। सूर्य अपनी जगह पे रहता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में सूर्य चंद्रमा कहाँ पे आता है और सूर्य ग्रहण में कहाँ पे आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जलीय जंतुओं में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। तो जलीय जंतुओं में अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को हमने ढाल लिया। जैसे हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, एक सपोज देन बहुत मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी कि हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, जैसा भी माहौल होता है हमको वहाँ पे ढलना होता है।
है ना, हम वहाँ पे ढल जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रह पाते हैं। और अगर हमने थोड़ा सा भी मतलब ये कि हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमको ऐसा माहौल चाहिए, तो फिर क्या होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब ढल नहीं पाते तो आपका जीवन संभव नहीं हो पाता है। यही तो होता है ना कि भाई अब आपको भूख लगी है तो आपको क्या खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो आपने क्या किया, अब जब आपने उससे क्या किया कि आप उसके अनुकूल ढले, वहाँ पे जैसे आपको प्रोवाइड हो रहा है आप उस तरह से वहाँ पे ले रहे हो, चीज़ों को आप उस तरह से प्राप्त कर रहे हो, तो ये होता है वहाँ पे। कहीं पे रहने के लिए आपको भोजन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अनुकूलन के हिसाब से, है ना। पौधे भी होते हैं, जैसे कुछ पौधे जल में रहने के अनुकूल होते हैं, कुछ अगर स्थल पे जो उगते हैं अगर उनकी पत्तियां जल में डाल दी जाएं तो क्या होगा, उनकी पत्तियां अगर जल में डाल दी जाएं तो वो सड़ जाएंगी। लेकिन जो जल में उगते हैं पौधे उनकी पत्तियां काहे नहीं सड़ती, इसलिए नहीं सड़ती क्योंकि वो उसके अनुकूल हैं। अब मछली जल में रहती है, ज़मीन पे अगर डाल दी जाए या ज़मीन में सोचो वो उसका जीवन संभव है, नहीं संभव है। चिड़िया है, अगर उनको जल में डाल दिया जाए तो क्या वो वहाँ पे रह पाएंगे। मतलब हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग उसके अनुकूल ढली हुई हैं, बस यही अनुकूलन होता है। और जलीय जंतुओं में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखी है, भाई सिंपल सी बात है, वहाँ के अनुकूल वो ढले हुए हैं, है ना। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करते हैं, अनुकूलन कहलाता है। जलीय वातावरण में रहने वाले शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाया जाता है, इसमें शोषण के लिए विशेष रचनाएं, जल को गलफड़ा होता है, तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। मछलियों में आंखों की सुरक्षा हेतु निमेशक पटल पाया जाता है, इससे मछलियाँ तैरती हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण को चित्र के साथ है, ये वाला तो हो गया आपका। और कौन सा है, सुचालक तथा सुचालक जलीय पौधों वाला, ये वाला भी हो गया आपका। परकीरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, ये क्वेश्चन रह रहा है आपका, ये कंप्लीट कर लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस तरह से आपका हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।